आज बेसिकली हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कैली हैमिल्टन थ्योरम और मिनिमम पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम तो एक छोटा सा पार्ट है। बेसिकली हमारा जो मेन फोकस जो होगा मिनिमम पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स के बारे में होगा। लेकिन क्या है कि जो मिनिमम पॉलिनोमियल मैट्रिक्स जो होती है वो बेसिकली डिपेंड करती है कैली हैमिल्टन थ्योरम पर। तो इसलिए हमें कैली हैमिल्टन थ्योरम को समझ में आना चाहिए, देन उसके बाद हम मिनिमम पॉलिनोमियल को हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। राइट, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने आपको पहले बताया था कि हमारे पास कैली हैमिल्टन थ्योरम आज हमारा स्टार्ट हुआ है और आज ही हमारा ये फिनिश हो जाएगा। देन उसके बाद हम आपका स्टार्ट करेंगे अपना वेक्टर स्पेस। ठीक है, वेक्टर स्पेस अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीएससी में भी हमने पढ़ा हुआ है और साथ में एमएससी में भी इसका एक्सटेंशन फॉर्म पढ़ा हुआ है। वेक्टर स्पेस के हमें कुछ चीज़ें समझ में आती है, लेकिन जब वेक्टर स्पेस को हम डीपली स्टडी करते हैं तो वहाँ पर हमें समझने में ज़्यादा परेशानी होती है। तो देखेंगे क्या होता है वहाँ पर। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द कैली हैमिल्टन। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम किसे कहते हैं? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम का मतलब होता है क्या है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इट मीन्स दैट कि जो भी मेरे पास कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी जिसको हम अगर एफ लेमडा से रिप्रेजेंट करें, तो अगर हम एफ लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अगर मेरे पास ए है, तो ऐसी कंडीशन में वो मैट्रिक्स ए जो है लेमडा को रिप्लेस कर देगी। ठीक है, अब कैली हैमिल्टन थ्योरम के एप्लीकेशंस क्या क्या है, उससे हम क्या कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि अगर हमें किसी भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का वेरिफिकेशन करना है तो हम कैली हैमिल्टन थ्योरम से कर सकते हैं कि अगर एफ ऑफ लेमडा, अगर मेरे पास कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो इस लेमडा को अगर मैं ए से रिप्लेस कर देता हूं तो मुझे ऐसी कंडीशन में एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 मिलता है। तो ये हमारा कहलाता है वेरिफिकेशन, एक नॉर्मल सी चीज़ है। दूसरा क्या है कि अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें इनवर्स निकालना है स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो भी हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। आपको याद होगा कि हमने ए इनवर्स निकालने के कई मेथड पढ़े हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ए इनवर्स जो है हम इन्वर्सन मेथड से निकालते हैं, जिसमें हमने बताया था कि ए इनवर्स इक्वल टू जो होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। दूसरा हमने मेथड आपको बताया था आपका क्रेमर रूल की हेल्प से। क्रेमर रूल की हेल्प से भी हम ए इनवर्स निकालना जानते हैं और नॉर्मली हम उसे इन्वर्सन मेथड से भी जानते थे। ऐसे करके हमने वो 2-3 मेथड पढ़े हुए हैं, लेकिन आज हम जो बेसिकली जो मेथड हमारे पास जो है वो हम आपको इन्वर्स निकालना नहीं सिखा रहे हैं। इन्वर्स का यूज कैसे करते हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम के अंदर वो आपको बताएंगे। नेक्स्ट हमारे पास होगा तो टू रिड्यूस द हायर पॉलिनोमियल लोएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास कोई भी एक हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल दिया हुआ है और अगर उसके लोअर डिग्री पॉलिनोमियल में अगर उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी हम कैली हैमिल्टन थ्योरम का यूज करते हैं। इतना बात समझ में आया आपको? नाउ व्हाट इज द सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि आज के टॉपिक में हमारे पास एक टॉपिक और जुड़ जाएगा, हमारे पास है डायगोनलाइजेबल ऑफ मैट्रिसेस। सिमिलरिटी क्या होती है? तो सिमिलरिटी का जब मैट्रिक्स की जब बात करते हैं तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन दी आती है कि इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, then B is said to be similar to A if there exists a non-singular matrix P such that B equal to P inverse AP। अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स B को A का सिमिलर बताना है तो हमें केवल इतना प्रूफ करना है कि हमें एक मैट्रिक्स P बनानी है और इस मैट्रिक्स P का जो नाम होता है, बता सकते हैं कि मैट्रिक्स P का नाम क्या होता है? मैंने पिछली क्लास में बताया था, इस मैट्रिक्स P का नाम क्या होता है? इट्स कॉल्ड द मॉडल मैट्रिक्स। क्या कहलाता है ये? मॉडल मैट्रिक्स मॉडल। कहलाता है ना? तो मॉडल मैट्रिक्स किसकी हेल्प से निकाला जाता है? विद द हेल्प ऑफ द आइगन वेक्टर। पिछली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो पी होता था वो हमारे पास आइगन वेक्टर पे डिपेंड करता था, जो कि हम अगर मान लो अगर मेरे पास 2/2 का मेरे पास अगर मैट्रिक्स है तो उसके 2 आइगन वेक्टर होंगे। अगर मेरे पास मैट्रिक्स अगर 3/3 का है तो मेरे पास 3 आइगन वेक्टर होंगे। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है क्या उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है उसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल है कि नहीं है। अब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है आप प्रीवियस लेक्चर में जाके आप देख सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर कई बार हमसे बोला जाता है कि बताओ कि मेरे पास एक मैट्रिक्स बी दी हुई है, बताओ कि वो मैट्रिक्स ए के सिमिलर है कि नहीं है, तो क्या हम इतने बड़े कॉन्सेप्ट को वहां प्रूफ करेंगे? क्या नहीं, हमें इतने बड़े कॉन्सेप्ट को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। वहां पर हमें केवल इतना देखना है कि अगर हमें किसी मैट्रिक्स बी को अगर हमें ए के सिमिलर बनाना तो एक लॉजिक यहाँ पर अप्लाई होता है, उस लॉजिक को आप समझिएगा ध्यान से। हमने बोला कि अगर बी अगर ए के सिमिलर है तो हमारे पास बी जो होता है वो पी इनवर्स ए पी के इक्वल होता है। तो हम क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ पी बी इक्वल टू हम डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स ए पी ले लेते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ
कि डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ पी। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनटू ए। देन अगेन हमने पी इनवर्स इनटू पी लिख लिया, तो पी इनवर्स इनटू पी कितना हो गया, ए हो गया, मतलब आई हो गया। और हमारे पास आई का अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब हो गया कि अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स बी को किसी दूसरी मैट्रिक्स ए के सिमिलर बताना है तो हमें केवल और केवल इतना ध्यान देना है कि दोनों का डिटर्मिनेंट समान आना चाहिए। ये बात क्लियर है? जी यस सर। है ना, इस चीज को नोट कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है अंजलि? यस सर। है ना, does the similar matrix have the same determinant, that is the determinant of B equal to determinant of A. Now what is the meaning of the diagonalization of matrices? कि diagonalization of matrix किसे कहते हैं? अगर हमें सिमिलर मैट्रिक्स अगर समझ में आ गया तो हमें ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि हमें डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स भी समझ में आ गया, क्योंकि उसी का ये एक्सटेंशन फॉर्म हमारे सामने है। तो क्या है डेफिनेशन? अगर ए मेरे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है तो A is said to be diagonalizable if it is similar to a diagonal matrix। यदि मेरे पास कोई मैट्रिक्स A को अगर मुझे डायगोनलाइजेबल बताना है तो वो मैट्रिक्स A जो होगी वो डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर होगी। और डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स निकालना होता है जो कि मॉडल मैट्रिक्स के नाम से निकाल जाना जाता है। तो D इक्वल टू जो होता है वो P इनवर्स AP के इक्वल होता है। अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स को अगर डायगोनलाइजेबल हमें प्रूव करना है या डायगोनलाइजेशन बताना है तो हमें बताना पड़ेगा कि डायगोनल जो है P इनवर्स AP के इक्वल होता है। इस डायगोनल की खास बात ये होती है कि इस डायगोनल में जो एलिमेंट जो आते हैं वो हमेशा आइगन वैल्यूज ही हमारे पास जो हमने स्टार्टिंग में निकाली हुई है वो आपकी उसमें आती है। तो D इक्वल टू P इनवर्स AP आपका यहाँ पर आ गया है, राइट। डी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, कुछ मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं कि if a matrix of order n is diagonalizable if it is only if possess n linearly independent eigenvector। कहने का मतलब ये है कि किसी भी मैट्रिक्स, ऐसी कोई मैट्रिक्स मेरे पास है A जिसके मेरे पास n linearly independent eigenvector आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि मेरी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, मेरी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, n सर, n है। तो और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, कितने आइगन वेक्टर आना चाहिए मेरे पास, आइगन वेक्टर आते हैं तो ही हम बोलेंगे कि वो डायगोनलाइजेबल होगी। अब इसको अपनी भाषा में समझते हैं। अगर मेरी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है तो मैं जानता हूं कि मेरी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू भी 2 आएगी, सही है? इज दैट क्लियर? यस सर। अगर मेरी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 2 आती है और उसके कोरस्पॉन्डिंग में 2 ही आइगन वेक्टर मेरे पास एग्जिस्ट करते हैं तो मेरा मैट्रिक्स P जो होगा, जो मॉडल मैट्रिक्स P है, वो हमेशा नॉन सिंगुलर आएगा, सही है? और यदि मैट्रिक्स P का एग्जिस्टेंस आ गया तो हम ये कंफर्म कर देंगे कि मेरे पास जो मैट्रिक्स P है, मैट्रिक्स A जो है वो डायगोनलाइजेबल है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं इस चीज को कि अगर मेरी मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, यानी कि मेरे पास अगर n आइगन वैल्यूज आ रही है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग में n आइगन वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और यदि मेरे पास अगर n आइगन वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो मेरे पास मॉडल मैट्रिक्स P जो है वो आपकी स्क्वायर नहीं होगी। अगर वो स्क्वायर नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा। तो ऐसी कंडीशन में वो जो मैट्रिक्स होती है वो डायगोनलाइजेबल नहीं कहलाती है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। नंबर 2, इफ द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ऑल आर डिस्टिंक्ट देन इट इज ऑलवेज सिमिलर टू द डायगोनल मैट्रिक्स। से पहले वाले पॉइंट को भी एक्सटेंशन करके लिखा गया है। थर्ड, इन्वर्टेबल मॉडल मैट्रिक्स P इज नॉट यूनिक। जो भी हम यहाँ पर इन्वर्टेबल मॉडल मैट्रिक्स निकालेंगे वो यूनिक नहीं होगा। यूनिक नहीं होने का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो हमारे पास आइगन वेक्टर जो आते हैं, आइगन वेक्टर जो आते हैं वो हमारे यूनिक नहीं होते। चूंकि आइगन वेक्टर यूनिक नहीं है तो हमारा मैट्रिक्स P भी यूनिक नहीं होता है। इज दैट क्लियर? यस सर। अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें ऑर्डर निकालना है, मान लो हमें a टू दी पावर 35 निकालना है, a टू दी पावर 70 निकालना है, कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट कर देना है। a टू दी पावर n इक्वल टू p d टू दी पावर n इंटू p इनवर्स। फॉर्मूले में रखिए, अपनी वैल्यूज को निकाल लीजिए। ओके, इन्वर्टल मॉडल ये अपना रिपीट हो गया यहाँ पर। ये फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इफ फॉर एवरी आइगन वैल्यू ऑफ a द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लीकेशन of lambda equal to algebraic multiplication of lambda then A is said to be diagonalizable। अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को
डायगोनलाइजेबल प्रूफ करना है तो केवल हम उस मैट्रिक्स में इतना पता लगा ले कि उसका जीएम जो है एम के बराबर है कि नहीं। अगर उसका जीएम एम के बराबर होता है तो हम बिल्कुल अनडाउटफुली हम कह सकते हैं कि हमारा मैट्रिक्स जो होगा वो डायगोनलाइजेबल होगा। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जीएम एंड एम, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत ज्यादा डिटेल में आपको बताया है, राइट। 6 पॉइंट समझ में आए? Yes, sir. जी सर। ठीक है। अब बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मिनिमल पॉलिनोमियल। मिनिमल पॉलिनोमियल किसे कह रहे हैं? CSIR नेट में क्वेश्चन एग्जाम में एक जरूर इस टॉपिक से पूछा जाता है हर बार। कभी भी आप पेपर उठा के देखिए, इधर से एक क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, ठीक है। तो अब इसका डेफिनेशन समझते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। द स्मॉलेस्ट डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल MAX, जो भी हमारे पास जो स्मॉलेस्ट पॉलिनोमियल होता है उसको हम यहाँ पर MA ऑफ X से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी किसी जगह ये M ऑफ लैम्डा लिखा होता है, तो इसको मिनिमल पॉलिनोमियल कहते हैं यदि हमारे पास MA ऑफ A 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? MA ऑफ A 0 हो जाता है, ठीक है, राइट। पॉइंट क्लियर। अब इसको इसकी प्रॉपर्टी समझते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये बहुत बेसिक चीज है। ये मोनिक पॉली मतलब किसी भी मिनिमल पॉलिनोमियल को निकालने के लिए तो पहला आपको दिया हुआ है कि एवरी मैट्रिक्स मिनिमल पॉलिनोमियल इज यूनिक, यानी कि जो भी मैट्रिक्स मेरे पास दी हुई है उसका मिनिमल पॉलिनोमियल हमेशा यूनिक होगा, यानी कि वो कभी भी अलग अलग नहीं होगा। नंबर 2, द डिग्री ऑफ MAX इक्वल टू 1। डिग्री ऑफ MAX इक्वल टू 1, यदि मेरे पास किसी भी मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में हम उस मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर 3, इफ A इज नॉट स्केलर, यदि मेरे पास अगर A स्केलर नहीं है तो ऐसी कंडीशन में उसकी डिग्री जो होगी या तो 2 या 2 से बड़ी होगी, जैसे कि मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 में बताया, राइट। नेक्स्ट, इफ A इज नॉट स्केलर मैट्रिक्स देन हमारे पास ये वाला पॉइंट मेरा रिपीट हो गया है, इसको मैं नहीं लिखूंगा। पॉइंट नंबर 5, द ऑर्डर ऑफ लेमडा S0। ऑर्डर ऑफ लेमडा का S0 का मतलब क्या है कि जिसकी पावर मेरे पास क्या हो, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो। अरे भाई, जिसकी पावर मेरे पास 1 होगी उसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 होगी। अगर लेमडा की पावर 0 है तो इसका मतलब है कि वहां पर हमारे पास कोई भी मिनिमल पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर? Yes. If A equal to Aij n into n is a square matrix of what n, then the characteristic lambda divides the MA of x to the power n। कहने का मतलब ये है कि जो भी मेरे पास हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली हुई है और जो हमने मिनिमम पॉलिनोमियल निकाला हुआ है जिसकी पावर हमने n ले ली है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है उसको डिवाइड कर देता है, ठीक है। दैट इज इरेड्यूसिबल फैक्टर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक लैम्डा, यानी कि इरेड्यूसिबल का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक के अंदर जो हमारे पास फैक्टर बनाया है जो ऐसा काम कर रहा है, तो वो हमारे पास इससे एक सिंगल फैक्टर मिलेगा जो कि हमारे पास इसके बराबर कहलाएगा। इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ M ऑफ x, जो हमने लिखा ना, is also a factor of MA of x। okay, next हमारे पास है hence all eigen value of A without AM can be the root of M of x equal to 0, हो भी सकती है। that is irreducible factor of characteristic lambda is also a factor of MA of x। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है अपने पास, राइट। तो मिनिमम पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है अपने पास? सिंपल सा, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जो हमने कैली हैमिल्टन की वैल्यू निकाली हुई है, अगर वो कैली हैमिल्टन में हमारे पास जो फैक्टर बन रहे हैं उन फैक्टर में से यदि मेरे पास कोई एक फैक्टर ऐसा मिल जाए जो इस MA ऑफ A को सेटिस्फाई करता है, तो वो MA ऑफ 0 इक्वल टू जो हमारे पास फैक्टर मिल रहा है वो हमारा कहलाएगा मिनिमल पॉलिनोमियल, ठीक है। वो हमारा कहलाएगा मिनिमम पॉलिनोमियल। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे कि हमारे सामने ये क्वेश्चन है, द मिनिमम पॉलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ रही है। मुझे आप बताइए कि व्हाट इज द एफ लैम्डा। आप ये मुझे पहले से ये निकाल के दे दीजिए कि मिनिमल कितना आ रहा है। 12 को 36 में ब्रेक करना कितना आएगा? 9 और 3 603 कितना?
लेमडा इक्वल टू 066 आ जाएगा। लैम्डा इक्वल टू 066 आ रहा है, यानी कि ऐसा जी सही है। तो बाय द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ध्यान सुनिएगा, बाय द कैरेक्टरिस्टिक जी। इक्वेशन मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, मेरे पास दो तरीके से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, क्योंकि ये मेरे पास जो बन रहा है दिस इज लैम्डा लैम्डा माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। तो पहला जो मेरे पास बनेगा फैक्टर, वो मेरे पास क्या बनेगा, दिस इज लैम्डा। दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, लैम्डा माइनस 6 का स्क्वायर, सही है। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, लैम्डा लैम्डा माइनस 6, सही है, सही कि नहीं। यस सर। अब मुझे चेक करना है इनमें से क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरे पास f1 ऑफ a 0 है, कह सकता हूं क्या मैं, क्या f1 ऑफ a 0 है क्या, बोलो। यस सर, अगर केले हैमिल्टन के थ्रू 0 होगा। कैसे हो जाएगा बेटा 0, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। अगर f1 लैम्डा इक्वल टू लैम्डा है तो क्या f1 a इक्वल टू मैं 0 लिख सकता हूं क्या मैं। अच्छा, सिर्फ इसमें लैम्डा की प्लेस पर ए पुट करना है सर। हाँ, इसका मतलब है सर कि क्या नहीं ये वैल्यू होगा, 0 होगी, मैट्रिक्स क्या से ये 0 नहीं ऑब्वियसली है। नहीं होगी। नहीं होगा सर। सही बात बोल रहा हूं मैं। अब जी हम सर। दूसरी बात कर रहे हैं कि Yes, f2 ऑफ लैम्डा इक्वल टू लैम्डा माइनस 6 का होल स्क्वायर है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि f2 ऑफ a इक्वल टू a माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो, लिख सकता हूं क्या मैं ऐसा। फिर तो a सॉल्व माइनस 6 का होल स्क्वायर का मतलब है a माइनस 6 आई, है ना। यस सर। क्या a माइनस 6 आई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, यानी कि अगर मैं इसमें से अगर मैं 6i को माइनस करूं उसका होल स्क्वायर निकालूं तो क्या वो 0 मिलेगा हमें। तो पहली रो निकाल के देखो क्या वो 0 बन रही है क्या हमारी। अगर मैं a माइनस 6i निकालूं हाँ तो जी। कितना a माइनस 6i निकालूं कितना आएगा मुझे बताओ, -3, सही है, -3 0 0 3 3 3 minus 3 0 0 0 0। लास्ट रो को 0 0 0। क्या अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या मुझे 0 मिलेगा, नो सर। 100% नहीं मिलेगा, सही बोल रहा हूं ना मैं। यस अब हम यहाँ पर निकाल के देखते हैं तीसरा चीज, क्या निकाल के देखते हैं, f ऑफ 3a, मतलब कि दिस इज a और a माइनस 6i। तीसरा ऑप्शन मेरे पास, अब a क्या है मेरे पास भाई, a इंटू a माइनस 6i, मीनिंग क्या हुआ भाई, a क्या है मेरे पास 3 3 0 3 3 0 0 0 6 इंटू कितना -3 3 0 3 -3 0 एंड 0 0 0। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूं कितना मिलेगा बताओ, पहला देखें, -9 प्लस -9 इसको उल्टा करेंगे तो कितना आएगा 0, सही है। फर्स्ट रो का थर्ड रो से सेकंड रो से करेंगे वो भी 0 मिल रहा है, फर्स्ट रो का थर्ड रो से करेंगे तो भी 0 मिल रहा है, सेकंड रो का फर्स्ट रो से करेंगे तो भी 0 मिलेगा, सेकंड रो का सेकंड कॉलम से करेंगे तो भी 0 मिलेगा, सेकंड रो का थर्ड कॉलम से करेंगे तो भी 0 मिलेगा, और लास्ट वाला तो पूरा 0 मिल ही रहा है। कुछ समझ में आ रही है बात। यस सर। तो अब मेरे पास इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इससे मिलता जुलता है, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला या लास्ट वाला, लास्ट वन। लास्ट सर वाला। लास्ट ठीक x है? x minus x। अभी जैसे कि अभी शायद अंजलि ने बोला था कि सर कहते हैं अपना आंसर ए होगा, इसको देखकर समझ में आया बात, मिनिमल पॉलिनोमियल किसे कह रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो आंसर हमारे पास हो गया डी, परफेक्ट, क्लियर, यस सर। कोई डाउट, आगे बढ़ो नेक्स्ट। द मिनिमल पॉलिनोमियल एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स, आप बताओ कि इस मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा। नहीं सर, +1 -1 तो दोनों नहीं कर रहे हैं। 3 कर रहा है क्या, 3
नहीं कर रहा सर। तो मतलब हमारी इक्वेशन में गड़बड़ है। जो भी हम ये इक्वेशन निकालेंगे, एक बात का मैं आपको बता दूं, जो भी इक्वेशन यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है, उस इक्वेशन के अगर हमारे पास एक सीक्वेंस के रूट अगर डिस्टिंक्ट मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, डिस्टिंक्ट मिल रहे हैं, तो जो अगर हमारे पास रूट अगर डिस्टिंक्ट होते हैं अगर किसी भी पॉलिनोमियल के, तो उस कंडीशन में वो जो इक्वेशन निकल के आती है वही हमारे पास रिक्वायर्ड मिनिमल पॉलिनोमियल कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल, इनमें से कौन सी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है, इनमें से कौन सी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है? क्या चेक करना पड़ेगा मुझे डायगोनलाइजेशन चेक करने के लिए? क्या मेरा मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है? क्या एम जीएम के बराबर है कि नहीं है? सही है जी सर। मैंने बताया ना, अगर कोई मैट्रिक्स अगर डायगोनलाइजेबल है तो इसका मतलब ये है उसका एम जो है जीएम के बराबर होना कंपलसरी है, राइट? अब देखो इसमें एक लास्ट मेरे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है डी, देखना ध्यान से समझिएगा मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। मैट्रिक्स डी मेरे पास कैसी है? क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? यस सर। यस सर। इसके मेरे पास इसके जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? दिस इज लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर, यस। डायगोनल के एलिमेंट का सम यानी कि 2 लैम्डा, देन डिटरमिनेंट यानी कि +1, सही है? यस सर। यानी कि लैम्डा -1 का होल स्क्वायर 1 1, तो लैम्डा कितना आया? 1 1। केवल एक ही आइगन वैल्यू मिल रही है मुझे, सही है? यस। तो क्या मैं उसका कह सकता हूं कि इसका जो एम होगा वो 2 होगा? इसका अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी जो होगी, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जो होगी वो 2 होगी, सही है क्या ये? यस सर। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं इसका जीएम, तो जीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम a माइनस जो हमारे पास 1i होता है इंटू एक्स, इसको हम निकालते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं डायगोनल में से 1 को माइनस करते हैं, कितना आएगा? 0 1 0 0, सही है? सही है कि नहीं? यस सर। अब बताओ कि इसकी रैंक कितनी है? 1 1 ठीक है, तो मैंने आपको बताया क्या था कि अगर मुझे निकालना है जीएम यानी कि एप्सिलॉन ऑफ ए ऑफ 1 कितना होता है वो n माइनस और रैंक, तो n कितना है? 2 और ये कितना है? 1, यानी कितना हो गया? 1। क्या मेरे पास एम जीएम के बराबर आ रहा है क्या? नहीं है सर। तो इसका मतलब है कि नहीं हमारा है सर। ऑप्शन डी करेक्ट है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि मैंने डी को ही चूज क्यों किया, मैंने ए बी और सी को चूज क्यों नहीं किया? बोलो यस सर। क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मेरे पास इसकी अगर मैं आइगन वैल्यू निकालूंगा तो मुझे पूरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इसकी निकालनी पड़ेगी, पूरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसकी निकालने के लिए मेरे को कितना मिलेगा? माइनस लैम्डा स्क्वायर, सही है? यस जी सर। जी है ना? तो लैम्डा इक्वल टू कितना मिलेगा? 0 0। अगर 0 को मैं 0 से माइनस करूंगा तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला मुझे, ठीक है भाई? इस वाले कैटेगरी में एम कितना आएगा 0 का? ऑब्वियसली 2, हाँ या ना? एम कितना आएगा? 2 ना? हाँ Yes, जी sir. सर। यस सर। अगर मैं इसका जीएम निकालने चाहूंगा तो क्या होगा? जीएम निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा, फिर से निकालना पड़ेगा a माइनस 0i, ऐसे करना पड़ेगा मुझे,
इंटू एक्स करूंगा तो क्या होगा, मेरे को वापस वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। सही है कि नहीं? जी। इसकी रैंक कितनी है? इसकी रैंक 2 सर। ठीक है, इसकी रैंक भी 2 आ रही है मेरे पास है। m equals to gm। तो ये क्या होगा, दोनों ये वाला मैट्रिक्स जो होगा डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है Yes, वो? Yes, sir. Which is Not नॉट डायगोनलाइजेबल। Diagonalizable। बात समझ में आई? Yes sir। Yes, sir. चलिए बढ़िया, बधाई हो। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। मुझे बताओ कि इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कितने होंगे? ये आपको करना पड़ेगा कैलकुलेट। Yes sir। अगर इसके 4 आइगन वैल्यू अगर डिस्टेंट आ गए, कितने इसके आइगन वैल्यू कितने आ सकते हैं? 4 4। maximum। 4. अगर 4 के 4 अगर डिस्टेंट हुए तो डेफिनेटली इसके कोरस्पॉन्डिंग में जो आइगन वेक्टर बनने वाले हैं वो भी डिस्टेंट होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। Yes sir। तो उस कंडीशन में हम इसका आंसर दे पाएंगे, यानी कि आपको बड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वैसे इसका ऑप्शन जो आ रहा है वो डी आ रहा है, राइट? Yes sir, मैं नोट करूँ। हाँ बिल्कुल। इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 10 has exactly 4 distinct eigen values, then the degree of its polynomial is। यदि मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 10 है, इसकी 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ रही हैं, तो उसका देन द डिग्री ऑफ इट्स पॉलिनोमियल क्या होगी? बहुत गहरा क्वेश्चन है, आंसर भी बहुत गहरा है। एटलीस्ट 4 होगी, एटमोस्ट 4 होगी, एटलीस्ट 6 होगी, एटमोस्ट 6 होगी। कितनी आइगन वैल्यू डिस्ट्रिक्ट आ रही हैं? तो 4 डिस्टिंक्ट। 4, तो आंसर आएगा एटलीस्ट 4। कम से कम 4 तो मिलेगा ही मिलेगा। क्यों क्यों बोला मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि मेरे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 10 सर। तो मेरे पास जो एफ Yes, लैम्डा sir. मिलेगा उसकी डिग्री कितनी होना चाहिए? डिग्री 10। सही है। 10। अब उसने क्या बोला कि Yes, sir. हैज एक्चुअली 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, जिसके पास 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है। यानी कि मेरे पास उसने क्या दिया हुआ, तो लैम्डा चार माइनस different लैम्डा 1, लैम्डा माइनस लैम्डा 2 और लैम्डा माइनस लैम्डा 3 और लैम्डा माइनस लैम्डा 4 और बाकी उसने बोल दिया, बाकी जो बची क्या, एफ ऑफ लैम्डा 5 कॉमन। की पावर 6। सही है। जी सर। तो मेरे पास मिनिमम कितना मिल रहा है यहाँ पर? 4। अच्छा 2 दी 4। जी सर। समझ में आई बात? इसलिए आपका आंसर जो होगा जी वो सर। एटलीस्ट 4 होगा। बात समझ में आई? यस सर। चलिए नेक्स्ट, कंसिडर द मैट्रिक्स M, देन A, M has no real eigen values, B, all real eigen values of M are positive, number C, all real eigen values of M are negative, D, M has both positive and negative real eigen values। पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये लोग। क्या करें इस क्वेश्चन में हम? क्या करें, सारे के सारे आइगन वैल्यू निकाल के बैठे? नो सर। यही करोगे ना? बोलो। नहीं सर, इसमें कोई प्रॉपर्टी यूज होगी मुझे। हाँ, इसमें कुछ प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है, वो प्रॉपर्टी ढूंढनी क्या है, वो प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यस सर। आप ध्यान से देखो, इस मैट्रिक्स की खास बात यह है कि इसमें कुछ खास चीज दिखाई दे रही है, बता सकते इसके हो? डायगोनल 0 है। और मैंने बताया था यदि किसी मैट्रिक्स सर, स्क्वायर symmetric मैट्रिक्स matrix के है। डायगोनल अगर 0 है तो वो क्या होगा? डायगोनल 0 है तो स्क्यू सिमेट्रिक। श्योर? सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, यानी कि इसका मतलब ये है कि मेरे पास पहला वाला ऑप्शन तो हट गया।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैं बोलूं कि ये हर्मिशियन है तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या बताया गया था? एक मिनट। सर conjugate transpose is equal to matrix. वो तो आप डेफिनेशन बता रही हो मुझे। ए ट्रांजुगेट इक्वल टू ए, अगर मैं इसका ए ट्रांजुगेट इक्वल टू ए निकालूंगा तो क्या वही आएगा? बोलो हाँ। आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा। आएगा सर। श्योर ना? तो इसका मतलब है Yes, क्या sir, मैं इसको हर्मिशियन कह सकता हूँ? यस सर। अगर ये हर्मिशियन है तो उसकी सारी के सारी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो रियल होंगी। यस सर। हमने पढ़ा Real. था ना, तो ऑल द Yes, sir, आइगन real. वैल्यू ऑफ द हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। रियल। ठीक है, अब एक कहानी और सुनो इसके बारे में आप। अगर कोई मैट्रिक्स मेरे पास अगर रियल है और हर्मिशियन है और उसके डायगोनल के सारे एलिमेंट अगर जीरो है तो ये कंफर्म है कि उसके जो रूट्स होंगे वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एग्जिस्ट करेंगे। क्या करेंगे? प्लस उसके रूट्स जो होंगे वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स आपको मिल रहा है 0 -1। देन M inverse does not exist. M inverse exists but cannot be determined from the data. M inverse equal to M minus 1. M inverse equal to M plus 1. अगर मुझे किसी कैरेक्टरिस्टिक किसी मैट्रिक्स की अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 1 इक्वल दी है तो बताओ कि M इनवर्स एग्जिस्ट करे नहीं एग्जिस्ट करता है? इनवर्स एग्जिस्ट करता है, परंतु मेरे पास डेटा नहीं दिया है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तीसरा उसने दिया है कि M इनवर्स का मान M माइनस 1 होगा। चौथा उसने बोला है कि M इनवर्स इक्वल टू M। Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा था कि f ऑफ लैम्डा मेरे पास कितना दिया हुआ है? दिस इज लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 1, सही है? यस सर। ठीक है, तो मेरे पास क्या ऐसा लिख सकता हूँ मैं M स्क्वायर इक्वल टू M प्लस 1। यस बोलो। सर। अब मैं मान लेता हूँ कि मेरे Yes, पास जो है M इनवर्स इसमें एग्जिस्ट करता है, तो अगर M इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? आई प्लस ए। यस सर। M minus 1. यस सर। ऑप्शन इज सी। सी, करेक्ट। बात समझ में आ गई? यस सर। चल, इफ ए इज ए नॉन स्केलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर बोला क्या बोला था मैंने, जिसकी डिग्री 1 से ज्यादा है, नॉन आइडेंटिटी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन इक्वल टू देन द मिनिमम पॉलिनोमियल ऑफ m a ऑफ x इज, पता नहीं क्या बोल दिया उसने। अगर a कोई भी एक नॉन सिंगुलर नॉन आइडेंटिटी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है जिसका ऑर्डर 2 या 2 से ज्यादा है, तो बताओ कि इसका मिनिमम पॉलिनोमियल m a ऑफ x क्या है? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स? A square is equal to A. A square equal to A, correct? यस सर। तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा, कुछ समझ में आई बात? यस सर। तो लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 1 आया ना? यस सर। तो a इंटू ए माइनस 1, ए माइनस आई इक्वल टू 0। हाँ, यस आंसर सर। ए इज करेक्ट। ए माइनस। ठीक है, यस सर। चलिए आप इसका तो आंसर ही पता चल गया आप लोगों को। चलो, मैंने इसका आंसर बी क्यों दिया हुआ है? सर एक मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स सिमिलर टू दिस, मैंने बी क्यों आंसर दिया इसका?
मैंने क्या बताया था पीछे, कोई भी मैट्रिक्स सिमिलर कहलाती हैं यदि उनके डिटर्मिनेंट समान होते हैं। सही है? अच्छा, यस सर। आप बताओ कि इस वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है? -2। -2। अब इनमें से ढूंढो कि डिटर्मिनेंट 2, इसका 2 है क्या? नो सर। इसका डिटर्मिनेंट 2 है क्या? बी का 2 है। इसका है क्या? यस सर। हम्म? इसका है? नहीं, बी आंसर बी। आंसर भी तो वो तो मैंने पहले बता दिया। जी सर, मतलब इसका मैं तो नहीं पूछा है, क्या सी का इसका नहीं है। डिटर्मिनेंट 2 है क्या? नो सर। इसका है क्या? नो सर। तो बस यही मेरे पास है जिसका डिटर्मिनेंट समान आ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, एक और मैंने दिया हुआ है कि इफ ए इज 10 into 10 idempotent matrix, that is a square equal to a not equal to I, a not equal to 0, then the degree of minimum polynomial of its, समझ में आ रहा है? आंसर बी। यस सर। रीजन समझ में आ रहा है? यस सर, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में 2 सेम फैक्टर वही बने। क्वेश्चन है, घुमा के दे दिया उसको उसने बस। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट, अगर a इक्वल टू दिया है देन द आइगन वैल्यू ऑफ ए आर, तो आपको आइगन वैल्यू निकालनी है। CSIR नेट 2009 में पूछा गया है। यस सर। बस सिंपल आपको आइगन वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, द मिनिमल पॉलिनोमियल एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स, वो आपको निकालना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, उसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। फैक्टर बनाने के बाद चेक करना पड़ेगा कौन सा फैक्टर 0 दे रहा है ए रखने पर। यस सर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका मैंने यहाँ पर आपका टॉपिक फिनिश कराया हुआ है, मिनिमम पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और साथ में डायगोनलाइजेशन और मैट्रिसेस के ऊपर। इस तरीके से Yes. हमारा ये पहला पोर्शन यानी कि पहला 6 लेक्चर में हमारा केवल एक टॉपिक खत्म हुआ है। ये एक छोटा सा टॉपिक जो वहां पर लिखा हुआ था। ठीक है, यस सर। तो ये तो आप जानते ही हैं। अगर आप इन सभी वीडियो की लेक्चर्स की अगर आप कॉपी लेना चाहते हैं, अगर आप वीडियो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको यूट्यूब पे मेरा एक सुपर एमिनेंट सब्सक्राइबर का एक ऑप्शन है जिसको बोलते हैं मेंबरशिप। आप वो मेंबरशिप ले सकते हैं, तो आपको ये पूरे वीडियो वहाँ पर आपको दिखाई देंगे, बट ये नॉट शेयरेबल फॉर्म में होंगे अगर आप चाहते हैं तो, अदरवाइज कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू, लाइक करिए, शेयर करिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास ऑन फ्राइडे। Thank you, sir. ओके। Thank you, sir.